Hello and welcome to online classes of Sri Krishna Group of Education, मनोरपुर, जयपुर, राजस्थान। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको जितनी टीस है उतना ही दर्द मेरे को है, क्योंकि आपने इतनी शानदार तैयारी की थी, इतनी मन लगा के, इतनी डेडिकेशन के साथ में जो स्टडी की थी, और आपने ये दृढ़ निश्चय किया था कि सर अब की बार हम केमिस्ट्री में 100 में से 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। और कुछ विद्यार्थी तो ये भी बोल रहे थे कि सर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने 96 स्कोर किया 100 में से, तो हम 99% स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जिस मेहनत को मैंने देखा उसको यदि अब मैं याद करता हूं तो मेरे को भी दुख होता है। लेकिन आप घबराए ना, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल अवश्य आपको मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपकी जो डेडिकेशन के साथ में की गई स्टडी है वो आपको एक दिन जरूर काबिल बनाएगी और आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और हम अब की बार भी अर्थात सेकेंड ईयर में भी हम उसी डेडिकेशन के साथ में स्टडी करेंगे, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम फर्स्ट ईयर में टेस्ट देते थे उसी प्रकार से अब की बार भी हम टेस्ट देंगे, और यह दिखा देंगे कि हमने वास्तव में एक डेडिकेशन के साथ में, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में तैयारी की थी। तो हम आज से बीएससी पार्ट सेकंड की केमिस्ट्री का ऑनलाइन सिलेबस, केमिस्ट्री की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी बहुत ही शानदार तैयारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ताकि आपका रिजल्ट एक बेहतर आए, ग्रेट आए, बेटर आए। तो आप भी इस क्लास का आनंद लें। जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासों में आप मन लगा के पढ़ते थे उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी उसी प्रकार से एंजॉय के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताता हूं, उसके पेपर्स के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से उसमें पेपर्स का डिवाइडेशन किया गया है। तो देखिए इधर कौन सी केमिस्ट्री? बीएससी पार्ट सेकंड। अब केमिस्ट्री के पेपर जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर में थे उसी प्रकार से यहां पर भी इनका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। फर्स्ट पेपर जो होगा वो किसका होगा? इनऑर्गेनिक का। किसका होगा? इनऑर्गेनिक का। सेकंड पेपर जो होगा वो होता है ऑर्गेनिक का। किसका होगा? ऑर्गेनिक का। और जो थर्ड पेपर होगा वो होता है फिजिकल का। किसका होगा? फिजिकल का। अब इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 33। इसके भी कितने हैं? 33। और इसके कितने होंगे? 34 मार्क्स। ठीक है। अब मिनिमम मार्क्स मैं तो ये मानता हूं कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपके? 32। इसमें भी 32
और इसमें कितने होने चाहिए 33। कुछ विद्यार्थी तो इनमें से 33 में से 33 लेकर आते हैं, 33 और 34, अर्थात कुछ में कमा लाएंगे तो कुछ में पूर्ण रूप से आते हैं। ठीक है, इस बात का तो आपको मालूम है ही, इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, आगे देखो, यहां पर यूनिट कितनी होंगी 5। कितनी यूनिट होती हैं 5, और प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पर 10 क्वेश्चन। अब 10 में से करने कितने होते हैं 5 क्वेश्चन। कैसे, प्रत्येक यूनिट से एक एक का चयन करते हुए 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इसी प्रकार से यहां पर होगा और इसी प्रकार से यहां पर होता है। ओके, अब देखिए, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टार्ट करा है ऑर्गेनिक का पेपर, और बीएससी पार्ट सेकंड में आपके यहां पर स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको इस तरीके से नेक दिल से तैयारी करनी है। तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो देखिए इधर फिजिकल केमिस्ट्री में हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी यूनिट, यूनिट फर्स्ट। वैसे तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड क्या है, कंबाइंड पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन मैं यहां पर यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर देता हूं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट यूनिट में हैं जिनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको बाद में पढ़ाया जाना चाहिए, और सेकंड यूनिट में जो ऐसे हैं जिनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों में से जो सिस्टमेटिक हैं उनका चयन करते हुए हम उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। यूनिट फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ऊष्मागतिकी प्रथम। ऊष्मागतिकी प्रथम। अब देखिए यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, थर्मो प्लस और क्या है डायनेमिक्स, शाब्दिक अर्थ नाम से ही पता लगा है। थर्मो का मतलब ऊष्मा, थर्मो का मतलब ऊष्मा, डायनेमिक्स मीन्स गतिकी, अर्थात ऊष्मा की गति का अध्ययन किया जाता है। वह शाखा, वह ब्रांच क्या कहलाएगी, ऊष्मा गतिकी। द ब्रांच इन विच वी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अर्थात ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ओके। अब आगे हम यहां पर देखेंगे, देखो फिजिकल केमिस्ट्री को समझने से पहले कुछ टर्म्स होती हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। तो पहले उनको समझते हैं, उसके बाद में देखेंगे आगे कंटिन्यू।
पहला होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम, तंत्र। यदि किसी विद्यार्थी को पूछना हो तो पूछ सकता है। और इसमें आपको एक और बता देता हूं, ऊष्मागतिकी में क्या करते हैं, ऊष्मा का विभिन्न ऊर्जाओं के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊष्मा का विभिन्न ऊर्जाओं के साथ में संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तंत्र, तंत्र किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का वह हिस्सा, वह भाग जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, वह क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। जैसे हम यदि इस पेन का अध्ययन करना चाहें तो हमारे लिए यह क्या होगा? तंत्र। क्या होगा? तंत्र। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? ब्रह्मांड का वह भाग जो अध्ययन के लिए चुना जाता है, तंत्र कहलाता है। ओके, आप इसको लिख लें। उसके बाद में आता है सराउंडिंग्स। दिख नहीं रहा तो जूम करके लिख देता हूं। पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक किसे कहते हैं? तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का जो भी हिस्सा रह गया, शेष रह गया, रिमेनिंग पार्ट है, वह क्या कहलाएगा? पारिपार्श्विक, सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स कहलाता है। अब ये पेन है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जो भी है, मैं हूं, सब है, यहाँ पर ये कमरा है, इसमें जो भी है गैस वगैरह, वो सारे के सारे किस में आएंगे? सराउंडिंग्स में। किस में आएंगे? सराउंडिंग्स में, पारिपार्श्विक में। अब यह पारिपार्श्विक क्या हो सकता है? काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, फिर है बाउंड्री, सीमा। क्या है? सीमा। किसे कहते हैं सीमा? पारिपार्श्विक, ये क्या है? पारिपार्श्विक, तंत्र व पारिपार्श्विक के मध्य का वह भाग जो तंत्र और पारिपार्श्विक को क्या करता है? पृथक करता है। तंत्र और पारिपार्श्विक को क्या करता है? पृथक करता है। वह क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीमा कहलाएगी, बाउंड्री कहलाती है। अब यह बाउंड्री वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, अब एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है? गैस या द्रव, जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? गैस। क्या है? गैस। इस गैस का हम अध्ययन करेंगे तो यह गैस क्या कहलाएगी? सिस्टम। क्या कहलाएगी? सिस्टम। और यहां पर ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा क्या? जो भी है ये क्या कहलाएगा? पारिपार्श्विक। पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स। अब इससे पारिपार्श्विक और इससे तंत्र को जो सीमा रेखा, जो परिधि क्या कर रही है? पृथक कर रही है, वह क्या कहलाएगी? सीमा, बाउंड्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे,
ये समझ में आ गया तो आगे देखना है। अब बात करते हैं हम तंत्र की। तंत्र कितने प्रकार के होंगे? तंत्र देखो, एक तो प्रवाह के आधार पर देखें हम और एक संगठन के आधार पर देखें। क्या देखें? एक तो प्रवाह के आधार पर, फ्लो के आधार पर, और एक संगठन कंपोजिशन के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपने सिलेबस हर बार होता है कंप्लीट, आपकी बार भी कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। पर यह क्लास आप कंटिन्यू रखें। इसी में समझा दूंगा पूरा। संगठन के आधार पर, किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। और एक है प्रवाह के आधार पर, प्रवाह, फ्लो के आधार पर। ठीक है। अब संगठन के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक तो समांगी होमोजीनस सिस्टम, और एक होता है विषमांगी हेट्रोजीनस विषमांगी तंत्र। अब समांगी तंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? समान होता है। तंत्र क्या कहलाएगा? समांगी तंत्र। वापस से फिर से बोल रहा हूं, आपको लिखना क्या है, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन समान होता है, समांगी तंत्र कहलाता है, होमोजीनस सिस्टम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गैस है, गैसों का क्या हो? मिश्रण हो। तो गैसों का मिश्रण होगा तो प्रत्येक भाग में, जैसे मान लीजिए यहां पर है गैस, क्या होंगी? प्रत्येक स्थान पर समान रूप से क्या होंगी? वितरित अवस्था में रहती है। तो उनका भौतिक अवस्था गैस 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 ही होगी, और रासायनिक संगठन उनमें कौन सा फोर्स पाया जाएगा? वन डर वाल फोर्स पाया जाता है। इसलिए रासायनिक संगठन में इनका क्या होगा? समान होगा। समान प्रकार का क्या पाया जाएगा? वहां पर फोर्स पाया जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? समांगी। दूसरा, जैसे नमक है, उसको जल में डाल दीजिए तो नमक का जलीय विलयन बनेगा, वो भी क्या होगा? यहाँ पर समांगी विलयन होगा। अब यदि यहां पर हम नमक NaCl को किस में डाल दें? एल्कोहल में, तो बनेगा कोलाइडी विलयन। क्या बन जाता है? इधर जल में मिलाया H2O में, तो किसका एग्जाम्पल आएगा? समांगी का। और यदि हम किस में इसको एल्कोहल में मिला दें C2H5OH में, तो क्या हो जाएगा? विषमांगी तंत्र का एग्जाम्पल बन जाएगा, अर्थात कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? नाम से मालूम चल रहा है, विषम प्लस अंगीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषम अंग, अर्थात प्रत्येक वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन समान नहीं होता है। वह तंत्र जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक व रासायनिक संगठन समान नहीं होता है, क्या कहलाएगा? विषमांगी तंत्र। क्या कहलाएगा? विषमांगी तंत्र। तो जैसे आप मिट्टी उठाओ, रेत उठाओ, सिलिका उठाओ और उसको पानी में डाल दो, तो जो विलयन प्राप्त होगा वह क्या होगा? विषमांगी तंत्र, विषमांगी विलयन। और वहां पर अध्ययन कर रहे हैं उसका, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज कर लेते हैं? तंत्र का। तो वह क्या होगा? विषमांगी तंत्र। इसी प्रकार से NaCl को आप किस में डाल दो?
अल्कोहल में, तो क्या बन जाएगा कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन भी क्या होता है विसंवांगी तंत्र होता है। ओके, अब देखिए प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार का होगा। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, क्या है खुला तंत्र। एक होगा क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। अब देखो नाम से ही विदित हो रहा है क्या ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, जो द्रव्य है, जो मैटर है और उस ऊष्मा है, उन दोनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है। कैसे देखो, मैंने आपको बताया तंत्र, क्या बताया तंत्र क्या होता है, जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, चुनाव करते हैं। अब यहां पर है ये क्या है, मैंने यहां पर ले लिया गर्म जल, क्या लिया हॉट वाटर, गर्म जल। जो ये वाला भाग है, वो क्या है पारिपार्श्विक, क्या है पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स। तो क्या हो तंत्र का द्रव्य तथा ऊष्मा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक के साथ होता है, तो वह तंत्र क्या कहलाएगा खुला तंत्र कहलाता है। वापस से बोल रहा हूं, वह तंत्र जिसके द्रव्य व ऊष्मा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक के साथ होता है, उसे हम खुला तंत्र कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, खुले पात्र में रखा गर्म जल या खुले पात्र में रखा गर्म दूध। ओके, नेक्स्ट देखिए क्लोज सिस्टम। अब यहाँ पर हम इस पात्र को क्या कर देते हैं, ऊपर से भी बंद कर देंगे, और यहाँ पर वही है जो यहाँ पर भरा हुआ है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर कोई गर्म वस्तु भरी हुई है, गर्म वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पदार्थ का तो पारिपार्श्विक के साथ में आदान प्रदान एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा, क्योंकि यह जो बाउंड्री है वो क्या है ऊष्मा की सुचालक। क्या है ऊष्मा की सुचालक, हीट कंडक्टर। इसीलिए यहां से ऊष्मा का क्या हो जाएगा आदान प्रदान। तो ऐसा तंत्र क्या कहलाएगा बंद तंत्र। वापस से इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, वह तंत्र जिसके द्रव्य का तो पारिपार्श्विक के साथ आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है, तो वह तंत्र बंद तंत्र कहलाता है। वह तंत्र क्या कहलाएगा बंद तंत्र कहलाएगा। तो यहां पर आप लिख देना गर्म जल, किसमें बंद पात्र में रखा गर्म जल। कहाँ लिखेंगे इसके नीचे लिख देना, ठीक है। आगे देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, वही है गर्म जल भरा हुआ है इसमें, लेकिन अब की बार इसकी जो दीवारें हैं वो क्या है आदर्श है, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती हैं, ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं, ठीक है। और जब ऊष्मा की सुचालक नहीं होंगी तो पात्र तो क्या है बंद है, तो द्रव्य का मैटर का तो आदान प्रदान होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊष्मा की भी क्या होगी कुचालक हो गई, तो अतः अब ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होता है,
तो हम क्या लिखेंगे इसको परिभाषा में, आप लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, वह तंत्र जिसके द्रव्य व ऊष्मा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक के साथ में नहीं होता है, क्या कहलाएगा, विलगी तंत्र कहलाता है। और उदाहरण क्या आएगा, आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल, आदर्श थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर भी आप मेरे को इस बात से अवगत कर सकते हैं। और वैसे तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लें, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट और कर लें। ठीक है, आप पिछली बार की तरह यदि अब की बार भी मेरा साथ देंगे तो एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, और आप अपने स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रखें, और जुनून के साथ में, जोश के साथ में पढ़ें, और कुछ अलग करके दिखाएं। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास कंप्लीट होती है। कल फिर मिलेंगे इसके आगे वाले टॉपिक के साथ में। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन, मनोहरपुर, जयपुर, राजस्थान। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फिजिकल केमिस्ट्री की आधारभूत बिंदुओं के बारे में चर्चा करी, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉपी और पेन साथ में ले लें, और साथ के साथ में नोट्स बनाते चलें, वो भी अच्छे वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है, तंत्र के गुण। तंत्र के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब देखिए, तंत्र के गुणों को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मात्रात्मक गुण, और मात्रा पर जब निर्भर करते हैं तो मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस तंत्र में क्या होगा, विस्तार होगा। क्या होता है, विस्तार होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसके गुणों को विस्तारण, क्या कहते हैं, विस्तारण गुण। विस्तारण गुण। अब ये विस्तारण गुण हैं, वो किस पर निर्भर कर रहे हैं, मात्रा पर। ठीक है, अर्थात मात्रात्मक गुण। इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो नाम से ही मालूम चल रहा है, मात्रात्मक गुण, अर्थात परिभाषा आप लिख लें, अर्थात तंत्र के वे गुण जो उस तंत्र में निहित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे, मात्रात्मक गुण या विस्तार गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या कहलाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लें। डेफिनेशन, तंत्र के, ये तो पता है ना तंत्र किसे कहते हैं,
ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम अध्ययन के लिए स्वेच्छा से चुनते हैं उसे क्या कहेंगे हम? तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तंत्र के वे गुण हैं जो उसमें निहित, निहित का मतलब विद्यमान, प्रेजेंट, उसमें निहित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, न कि पदार्थ की प्रकृति पर। तो कौन से गुण कहलाएंगे? मात्रात्मक गुण कहलाते हैं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो है अपना, देखिए, द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान एक इतना सा है पदार्थ, ठीक है, और एक इतना है, तो द्रव्यमान ज्यादा किसका होगा? इसका होगा या इसका? बड़ा है उसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और द्रव्यमान किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स पर। तो एक छोटा है और एक क्या है? बड़ा है। तो छोटे पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा, जबकि बड़े पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगता है। क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और जब गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है यहाँ पर कि जो द्रव्यमान है वह किस पर निर्भर कर रहा है? मात्रा पर। किस पर निर्भर कर रहा है? मात्रा पर। किस पर निर्भर करेगा? मात्रा पर। इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहां पर समझा देता हूं, बाकी कहीं समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना। एक है आयतन। आयतन हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? V के द्वारा, वॉल्यूम। अब हमें मालूम है, वही देखिए, आप एक इतना सा पदार्थ लीजिए और एक इतना बड़ा पदार्थ लीजिए, ठीक है, या ये कह लीजिए कि 1 लीटर है और एक है 5 लीटर, जो भी है फॉर एग्जांपल। अब इसमें ये बताइए ज्यादा आयतन किसका होगा? 5 लीटर का। तो यहां पर निहित पदार्थ की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आयतन भी क्या है? एक मात्रात्मक गुण है। फिर है एंट्रोपी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा। एंट्रोपी क्या होती है? तंत्र की अस्त व्यस्तता का माप क्या कहलाता है? एंट्रोपी। अर्थात तंत्र में निहित अवयवी कण, पार्टिकल, क्या? पार्टिकल क्या हो? अव्यवस्थित रूप से विद्यमान होते हैं। जितने ज्यादा अव्यवस्थित रूप से विद्यमान होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए हम ये सिंपल डेफिनेशन बोलते हैं कि तंत्र की अस्त व्यस्तता का माप क्या कहलाएगा? एंट्रोपी। अब आप देखिए, 2 क्लासरूम है आपके सेम साइज के, जिनका क्षेत्रफल क्या है? सेम है, बैठने के लिए, ठीक है। अब यहां पर इसमें 50 स्टूडेंट्स बैठते हैं और इसमें 500 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो व्यवस्थित रूप से किस में बैठेंगे? इसमें। और अव्यवस्थित रूप से किस में बैठेंगे? इसमें। जब अव्यवस्थित रूप से इसमें बैठेंगे तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? ज्यादा। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर व्यक्ति कितने हैं? 50, और यहां पर कितने हैं? 500। तो मात्रा क्या होगी इनकी? ज्यादा। नंबर क्या है इनके? ज्यादा।
इसीलिए यहां पर एंट्रोपी भी क्या होगी, एक मात्रात्मक गुण। क्या होगी, मात्रात्मक गुण, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। आगे देखिए, एक है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, अब आंतरिक ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं कैपिटल ई के द्वारा। अब आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, बताओ। वेरी गुड। आंतरिक ऊर्जा होती है स्थिर आयतन पर तंत्र में निहित ऊर्जा। स्थिर आयतन पर तंत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। अब आपको मालूम है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे मात्रात्मक गुण है। एक तो कोयला है, मान लीजिए इतना बड़ा, और एक है कोयले का टुकड़ा इतना बड़ा। अब दोनों को जलाइए आप। जब दोनों को जलाएंगे तो अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, अधिक ऊष्मीय ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, बड़े कोयले से, क्योंकि इसमें निहित पदार्थ की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसीलिए आंतरिक ऊर्जा भी क्या होगी, मात्रात्मक गुण होती है। नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल, एंथैल्पी। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ये तो। एंथैल्पी रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा। किसके द्वारा, एस के द्वारा। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहां पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर, अर्थात स्थिर दाब पर तंत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी, एंथैल्पी। क्या कहलाती है, एंथैल्पी। फिर से बोल रहा हूं, ये आगे और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इनका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे आगे। स्थिर दाब पर तंत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी, एंथैल्पी। ठीक है, अब इसको हम वैसे समझ लेते हैं किस प्रकार से। एक सिलेंडर है इतना, बना लेना आप सिलेंडर, ठीक है, और एक सिलेंडर है कुछ इतना बड़ा। दोनों में क्या भरी हुई है, गैस। ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है और ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर पूर्ण रूप से भर गया। अब इससे भी हम क्या प्राप्त करते हैं, इसको जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी, इसको भी जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगी, उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहां से उसमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी या यहां से उसमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी, उसमें ऊर्जा ज्यादा कहां से प्राप्त होगी, उसमें ऊर्जा अधिक कहां से प्राप्त होती है, बड़े वाले सिलेंडर से। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि एंथैल्पी भी क्या है, एंथैल्पी भी क्या है, एक मात्रात्मक गुण, विस्तारण गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और देख लीजिए, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा Q, यह भी क्या होती है, यह भी क्या होती है, मात्रात्मक गुण, एक्सेट्रा। इसको आप अच्छे से याद करें। और आप कंपटीशन के जो पेपर्स हैं पिछले, उनको उठा के देखेंगे तो यहां से एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। आगे देखिए, बी नंबर, गहन गुण, या हम कह सकते हैं विशिष्ट गुण।
विशिष्ट गुण। और विशिष्ट गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर निहित गुण क्या है, कुछ अलग है औरों से, इसीलिए वह अपने आप में क्या है, एक विशिष्ट है। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, याद रखने के लिए इससे कोरिलेट करके हम लिख सकते हैं इंटेंसिव आंतरिक, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं मात्रा स्वतंत्र गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण। ठीक है, अब नाम से ही विदित हो रहे हैं मात्रा स्वतंत्र गुण, उसके अंदर निहित गुण, गहन गुण, विशिष्ट हैं, औरों से अलग गुण हैं, इसलिए क्या होंगे ये विशिष्ट गुण, उसके अंदर निहित गुण हैं, इससे हम कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहां पर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, परिभाषा, तो क्या होगी, तंत्र के वे गुण जो उसमें निहित विद्यमान प्रेजेंट पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करके उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, गहन गुण, विशिष्ट गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, तो लिखिए, तंत्र के वे गुण जो उसमें निहित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर न करके उसकी प्रकृति, उसकी किसकी, पदार्थ की, उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। गहन गुण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गहन गुण कहलाते हैं या विशिष्ट गुण कहलाते हैं। अब देखिए, उदाहरण देखिए, एक है दाब, क्या है, दाब, दाब को हम लिखते हैं P से, प्रेशर। अब यहां पर अलग अलग गैसों का दाब क्या होता है, अलग अलग होता है, कुछ गैसें हल्की होती हैं, कुछ गैसें भारी होती हैं, जैसे हीलियम हल्की गैस है तो CO2 क्या है, भारी गैस है, जो भारी होगी उसका दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब यदि हल्की गैस को हम किस में बंद कर दें, गुब्बारे में, तो वो क्या करेगी, उस गुब्बारे को अधिक फैलाएगी, तो वहां पर उसका दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ताप, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। अब यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, अब अर्थात यह क्या होता है, गहन गुण होता है। इसको समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, जो भी मानव प्रजाति है, उसका टेम्परेचर सामान्य स्वस्थ अवस्था में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अन्य प्राणी होंगे, उनमें कुछ अलग टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहां पर उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, उसकी विशिष्ट प्रकृति पर, उस पदार्थ की प्रकृति पर। या ऐसे समझ लीजिए, कोई व्यक्ति
हल्का है और कोई व्यक्ति क्या है, भारी है, तो उसमें एक व्यक्ति क्या है, ए है, वो 100 किलो का, और एक कितना है, 75 का। तो टेम्परेचर इसमें भी कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन होने चाहिए दोनों क्या है, स्वस्थ अवस्था में, बुखार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे यह विदित होता है कि उसकी मात्रा पर निर्भर न करके किस पर निर्भर कर रहा है, वो उसकी प्रकृति पर। इसीलिए यहाँ पर ताप क्या है, एक मात्रात्मक गुण न होकर गहन गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो देखिए, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा एक है घनत्व, क्या है, घनत्व, जिसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, रो के द्वारा। और है, देखो घनत्व, जल का घनत्व क्या होगा, लकड़ी से सदैव अधिक होगा। इसी कारण सूखी जो लकड़ी होती है वो पानी पर क्या होगी, सदैव तैरती है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा, और जिसका घनत्व कम होता है वह उस द्रव पर तैरेगी जिसका घनत्व क्या है, अधिक है। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर लकड़ी क्या होती है, पानी के ऊपर तैरती है। एक बात और नोट करना, एक है समुद्र का पानी और एक है अपना सादा पानी। इन दोनों में से घनत्व किसका ज्यादा होगा, समुद्र के पानी का। किसका, समुद्र के पानी का, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और जब नमक अधिक होंगे तो घनत्व का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द्विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर डायपोल मूवमेंट कैसे पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान लीजिए ये है इसका डायपोल मूवमेंट कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, इसके द्वारा उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसके कारण इसका डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0। अब चाहे इसको कितनी ही मात्रा में ले लो, इसका डायपोल मूवमेंट सदैव 0 ही रहेगा। कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ पर लगने वाला तनाव, जिसके कारण क्या होता है कि सतह जो है वो क्या होती है, संकुचित होती है। क्या होती है, संकुचित होती है। जितनी ज्यादा संकुचित होगी उसका पृष्ठ तनाव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन भी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप दूध 1 लीटर लीजिए, चाहे 1 क्विंटल लीजिए, उस पर जो संकुचन की कैपेसिटी है वो जितनी 1 लीटर पर होगी उतनी ही क्या होगी, 1 क्विंटल पर होती है। इसीलिए पदार्थ की मात्रा पर पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, शानता। शानता, विस्कोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा नीटा के द्वारा। ठीक है, अब विस्कोसिटी है। अब देखिए, एक तो है शहद, यहां लिख रहा हूं, क्या है, शहद, क्या है, पानी। इन दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, बताइए, बताइए। वेरी गुड, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर शहद की क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। अब आपने ये पढ़ा होगा अभी तक तो कि द्रव के बहने का गुण क्या कहलाता है, शानता, विस्कोसिटी, जबकि
यहाँ पर हमें इसको समझना इस प्रकार से है कि जब द्रव बहता है, फ्लो होता है द्रव का, तो उस दौरान सतह के द्वारा लगने वाला घर्षण बल, वो भी कौन सा, विरोधी बल, लगने वाला विरोधी बल जितना ज्यादा होगा, शानता का मान उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। शानता का मान, विस्कोसिटी का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें मालूम है शहद क्या होता है, धीरे धीरे बहता है, अर्थात इसमें विरोधी बल ज्यादा कार्य करता है, और विरोधी बल जितना ज्यादा कार्य करता है, शानता का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होता है। और इसमें शानता का मान क्या होता है, कम होता है। अब चाहे आप कितनी ही मात्रा ले लो, इसकी विस्कोसिटी उतनी ही होगी, चाहे 1 क्विंटल ले हो, चाहे आधा क्विंटल ले हो, चाहे कितना भी ले हो, ठीक है। तो यहाँ पर शानता भी क्या है, एक मात्रा स्वतंत्र गुण है, गहन गुण होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट ऊष्मा आपके पति क्या, अच्छा प्रश्न तो ना हुई क्या, रासायनिक विभव, रासायनिक विभव। अब रासायनिक विभव क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मुक्त ऊर्जा में, किसमें, मुक्त ऊर्जा में हम किसका भाग दे दें, मोलर द्रव्यमान का, किसका, मोलर द्रव्यमान का, तो क्या प्राप्त होगी अपने को, रासायनिक विभव, जो कि क्या होगी, गहन गुण को व्यक्त करने वाली इकाई, रासायनिक विभव। इसको भी हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, म्यू के द्वारा। अब मुक्त ऊर्जा, अब यहाँ पर मुक्त ऊर्जा आ गई तो ये भी बता देता हूँ, मुक्त ऊर्जा क्या होती है, एक मात्रात्मक गुण होती है, क्या होती है, मात्रात्मक गुण होता है। मुक्त ऊर्जा किसका गुण है, मात्रात्मक गुण, मुक्त ऊर्जा अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हम इसको G अपॉन क्या लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू क्या जाएगा, म्यू। तो यहाँ पर यह भी क्या है, एक विशिष्ट गुण होता है, क्या होता है, कि विशिष्ट गुण होता है। एक और देखिए, आयतन है, यही लिख देता हूं, क्या है, आयतन। आयतन में हम किसका भाग दे दें, द्रव्यमान का, किसका भाग दे दें, द्रव्यमान का, तो क्या प्राप्त होगा अपने को, विशिष्ट आयतन। क्या प्राप्त होता है, विशिष्ट आयतन। और द्रव्यमान में जब आयतन का भाग दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है अपने को, घनत्व। क्या प्राप्त होता है, घनत्व। और विशिष्ट आयतन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, यहाँ पर V के द्वारा। अब यहाँ पर यह विशिष्ट, जहां पर विशिष्ट लग गया तो आंख बंद करके आप तो उसको गहन गुण कर देना। जहां विशिष्ट लग गया, विशिष्ट ऊष्मा हो जाए, कुछ भी, जहां पर विशिष्ट आयतन हो जाए, कुछ भी आए तो वो क्या होगा, गहन गुण होता है, ठीक है। अब एक और है विवर्तन। क्या है, विवर्तन। अब विवर्तन भी क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ की मात्रा पर, ठीक है। एक है अपवर्तन, यह भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ की मात्रा पर। एक है परावर्तन, क्या होगा, परावर्तन। तो यह भी क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह, यदि ब्लैक बॉडी होगी तो वह क्या करती है, पूर्ण रूप से क्या करती है, अवशोषण किसका, विकिरणों का, ठीक है। तो उसमें परावर्तन का मान कितना होता है, 0, ठीक है। आगे एक
और याद आ रहा है मेरे को मात्रात्मक गुण में, क्या ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता सी, यह भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर न करके किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की मात्रा पर। अब ऊष्माधारिता क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या होती है, पदार्थ किसी पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता। तो अब यहां पर देखिए एक तो है इतना सा पदार्थ, ठीक है, और एक है इतना पदार्थ, दोनों के ताप में हम क्या करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करना चाहते हैं। इसमें भी कितनी वृद्धि करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, और इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस की। अब यहाँ पर इन दोनों को गर्म करेंगे, तो इसको तो हल्का सा गर्म करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी, लेकिन इसको कुछ ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अर्थात इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो यह ऊष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण, ऊष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण। तो इसकी तुलना में इसमें अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा, अतः इसमें निहित ऊर्जा ऊष्मा का मान क्या होगा, ज्यादा। जब निहित ऊष्मा का मान ज्यादा है तो ऊष्मा को धारित करने की, ऊष्मा का धारण इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, और ऊष्मा का धारण ज्यादा है, इसीलिए इसकी ऊष्माधारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अतः ऊष्माधारिता भी किस पर निर्भर कर रही है, पदार्थ की मात्रा पर। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या से मेरे को अवगत करा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन, मनोहरपुर, जयपुर, राजस्थान। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा याद है? जी हाँ, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम, और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पथ फलन, अवस्था फलन, अर्थात तंत्र के फलन, फंक्शन ऑफ सिस्टम। तो चलिए, आपको कॉपी और पेन साथ में लेने, और साथ के साथ में नोट्स अच्छे वाले बनाते चले, और कहीं पर भी किसी प्रकार की डाउट हो तो बिना झिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंत्र के फलन। किसी तंत्र को परिभाषित करने के लिए कुछ क्या होते हैं, पद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, तंत्र के फलन। और तंत्र के फलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो होंगे अवस्था फलन और एक होंगे पथ फलन। प्रकार कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अवस्था फलन। स्टेट फंक्शन। पथ फलन किसे कहते हैं, नाम से ही विदित हो रहा है, क्या विदित हो रहा है कि अवस्था पर निर्भर करने वाले फलन क्या कहलाएंगे, अवस्था फलन। अर्थात तंत्र के वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं,
न कि उस पथ पर जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, अवस्था फलन कहलाते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, नोट डाउन कर लें। तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन। क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन। यानी कि प्रारंभिक अवस्था क्या है और अंतिम अवस्था क्या है। प्रारंभिक अवस्था में उसकी पोजीशन क्या थी और अंतिम अवस्था में उसकी पोजीशन क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर अवस्था फलन के बारे में, अवस्था फलन की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लिखूं क्या? चलो लिख देता हूं। वे फलन, या हम लिख सकते हैं तंत्र के वे गुण जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। न कि उस पथ पर जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। किया जाता है। क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन। याद हो गई हुई डेफिनेशन। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो क्लास में आपको याद हो जाए। अब ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे ताप है, टेम्परेचर, और हो गया दाब, प्रेशर, और आयतन V, और एंथैल्पी H, और मुक्त ऊर्जा G, और याद आ रहे होंगे एंट्रोपी। ये सारी जो भी वैल्यू है ये काम आएंगी आगे। ये 2 यूनिट जो हम पढ़ेंगे उसमें ये सारी काम आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एंट्रोपी और गिब्स हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा एक, और आंतरिक ऊर्जा नहीं लिखा ना, आंतरिक ऊर्जा ई एक्सेट्रा लिख देना। आपको जो और याद आए वो लिखना एक्सेट्रा। सॉरी। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? अवस्था फलन, न कि पथ फलन। अब अवस्था फलन होंगे ना, उनका हम क्या कर सकते हैं? अवकलन भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं?
इसका हम समाकलन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे h है, ये सभी हो गए ना, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, अवकलन भी कर सकते हैं और समाकलन भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और इनमें परिमित मात्रा में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे डेल्टा टी देखा होगा आपने या डी टी देखा होगा सूक्ष्म अंतर के लिए, और आपने ये देखा होगा क्या कि डेल एस, डेल पी, डेल ए एक्सेट्रा देखा होगा ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अवस्था फलन। अब यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डेल जी है तो G2 माइनस क्या हो जाएगा, G1 अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था, क्या होगा, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो यहाँ पर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, डेल ई निकालेंगे तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा दूं। अब है पथ फलन। पथ फलन किसे कहते हैं, वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते बल्कि उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। क्या कहलाएंगे वो, पथ फलन, और इसको कहेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है, अब कौन से होंगे ये, इसकी डेफिनेशन एक बार और बोल देता हूं, आप लिखिए ना। तंत्र के वे फलन जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते बल्कि उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ के द्वारा तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाते हैं, पथ फलन। उदाहरण एक तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा, जिसे हम क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, दर्शाते हैं, और एक है कार्य W। ये दोनों ही क्या हैं, पथ फलन हैं, न कि अवस्था फलन। इसीलिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, डेल Q और डेल W। लेकिन हमारे सिलेबस में हम क्या करेंगे, इनको सुविधा के लिए हम क्या कर देंगे, इनको DQ के रूप में और इससे DW के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर Q है और W है, तो Q और W का अवकलन नहीं किया जा सकता और DQ DW का यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता, समाकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये है, ये अवस्था पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। इसीलिए यहाँ पर हमें मालूम है कि जो पथ पर निर्भर करते हैं उनका हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, समाकलन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो इनका अवकलन नहीं होगा और इनका समाकलन नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसीलिए ये वाले दोनों मान क्या कहलाएंगे, अयथातथ अवकल, ये क्या कहलाएंगे, अयथातथ अवकल। ठीक है, और वो वाले क्या कहलाएंगे, यथातथ अवकल। कौन से, अवस्था फलन क्या कहलाएंगे, यथातथ अवकल। ठीक है, यदि आपको ये वाला टॉपिक अच्छे समझ में आ गया हो
और आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और एक बात विशेष ध्यान से सुन लें, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते चलें अच्छे वाले, और कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछें। ठीक है, दम लगा दो, जान लगा दो और जी जान लगा के कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अच्छा करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन, मनोहरपुर, जयपुर, राजस्थान। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी जहां तक मैं मानता हूं आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आप कॉपी और पेन साथ में ले लें और साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, वो भी अच्छे वाले। अपना टॉपिक है आज का ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ऊष्मागतिकी प्रक्रम किसे कहते हैं? जब किसी तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो वे प्रक्रम ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं इसको हम शॉर्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है समतापी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, समआयतनी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। प्रक्रम ठीक है। देखिए, सम मीन्स समान, ताप मीन्स ताप। वे प्रक्रम जिनके प्रत्येक पद में ताप का मान क्या रहता है? नियत रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। तो इनके लिए डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। अब यहां पर बात ये करते हैं, यदि मान लीजिए तंत्र क्या है? ऊष्मा शोषी। तंत्र क्या है? ऊष्मा शोषी, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो ऊष्मा जब अवशोषित होगी तो इस तंत्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊष्मा क्या हो जाएगी? कम। तो इसके ताप में क्या होगी? कमी। तो ताप बराबर रखने के लिए, नियत रखने के लिए यह क्या करेगा? पारिपार्श्विक से ऊष्मा अवशोषित करता है। पारिपार्श्विक से क्या करेगा? ऊष्मा अवशोषित करता है। और यदि यह क्या हो? एक्सोथर्मिक, तंत्र में जो प्रोसेस है वो क्या हो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, तो तंत्र क्या करेगा? ऊष्मा का त्याग किसको करता है? पारिपार्श्विक को। पारिपार्श्विक को, ठीक है। जिसके कारण यहां पर डेल्टा टी इक्वल टू क्या रहेगा? 0। फिर से बोल रहा हूं, यदि प्रक्रम क्या हो? ऊष्मा शोषी, तो ताप को नियत रखने के लिए तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा ग्रहण करता है। और यदि प्रक्रम क्या हो? ऊष्मा क्षेपी, तो तंत्र पारिपार्श्विक को ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा का त्याग करता है, ऊष्मा का दान करता है। डोनेशन ऑफ हीट। ओके, फिर बात करते हैं हम समदाबी
समदाबी प्रक्रम की। सम में समान, दाब में दाब, दाब का मान क्या रहेगा समान, दाब का मान क्या रहेगा समान, अर्थात डेल्टा पी इक्वल टू क्या रहेगा 0। लेकिन यहां पर डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। अब मान लीजिए ये क्या है, कोई पात्र है जिसमें क्या है, कोई गैस भरी हुई है। कांस्टेंट किसको रखना है, हमें प्रेशर को। अब यदि यहां पर ये प्रक्रम है ऊष्माक्षेपी होगा, क्या होगा ऊष्माक्षेपी, तो इसके ताप में क्या होगी वृद्धि होगी, इसके ताप में क्या होगी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो कण क्या होंगे फैलेंगे, और जब कण फैलते हैं तो प्रेशर के मान में क्या होती है वृद्धि। अब प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए यह पात्र क्या होगा फैलेगा, पात्र क्या होगा फैलेगा, तो आयतन यहां पर 0 नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं हम किसकी, सम आयतनी की। सम मीन्स समान, आयतन मीन्स आयतन, अर्थात डेल वी इक्वल टू क्या रहेगा 0। परिभाषा वही सेम है, वे प्रक्रम जिनके प्रत्येक पद में आयतन का मान, वॉल्यूम का मान समान होता है, सम आयतनी प्रक्रम कहलाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पर डेल पी का मान कांस्टेंट नहीं रहेगा, डेल पी का मान कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर है रुधोष्म प्रक्रम। अब रुधोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि जो पारिपार्श्विक और क्या है सराउंडिंग और सिस्टम के मध्य जो बाउंड्री है वो क्या है ऊष्मा की कुचालक। क्या होगी ऊष्मा की कुचालक, वह ऊष्मा को ना तो त्यागने देती है और ना ही ऊष्मा को ग्रहण करने देती है, किसको तंत्र को। अतः वे तंत्र जो ऊष्मा का आदान प्रदान पारिपार्श्विक के साथ में नहीं करते हैं रुधोष्म प्रक्रम कहलाते हैं, और इनके लिए ऊष्मा परिवर्तन का मान 0 होता है। क्या होगा ऊष्मा परिवर्तन का मान 0 होगा, लेकिन ताप परिवर्तन का मान 0 नहीं होगा। इसको समझते हैं, देखिए यहां पर डी क्यू इक्वल्स टू क्या रहता है 0, लेकिन डी टी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, या हम लिख सकते हैं डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, देखिए यहां पर यह क्या है कोई सिस्टम है जिसको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं। मान लीजिए यह प्रक्रम क्या है ऊष्मा शोषी, क्या है ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी होगा तो ताप के मान में क्या होगी कमी होगी। अब यह पारिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा, और जब पारिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता है तो यहां पर ताप के मान में क्या आ जाएगी कमी आएगी, और जब ताप के मान में कमी आएगी तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और यदि एक्सोथर्मिक होगा ये तो ऊष्मा को पारिपार्श्विक के साथ में शेयर नहीं करेगा, अर्थात इस तंत्र के ताप में क्या होगी वृद्धि, और तंत्र के ताप में जब वृद्धि होती है तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम चक्रीय प्रक्रम की। वे प्रक्रम जो अनेक पदों से होते हुए उन्हें अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात वे प्रक्रम जिनमें तंत्र विभिन्न पदों से होते हुए उन्हें प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसे प्रक्रम क्या कहलाएंगे चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। और इनके लिए डेल्टा ई इक्वल टू क्या रहता है 0, और डेल्टा एच इक्वल टू भी क्या रहता है 0। इस बात को नोट कर लें। फिर बात करते हैं हम उत्क्रमणीय प्रक्रम की और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की, तो यहां हम इसके अंतर के बारे में भी साथ ही साथ पढ़ेंगे। उत्क्रमणीय प्रक्रम
अब देखिए उत्क्रमण नाम से विदित हो रहा है कि वे प्रक्रम जो पहले उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं या अंतिम अवस्था में चले जाएं, वापस से किस में आ जाएं, प्रारंभिक अवस्था में, तो क्या कहलाएंगे वे उत्क्रमणीय प्रक्रम। और यहाँ पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वे प्रक्रम जो अंतिम पद में जाने के बाद में, उत्पाद में परिवर्तित होने के बाद में पुनः वापस प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब यहां पर होता क्या देखिए, इसमें क्या है, कुछ सिस्टम है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये क्या है, पारिपार्श्विक। अब ये पारिपार्श्विक के साथ में क्या करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। अब मान लीजिए इसमें इसका ताप कुछ अधिक है और इसका ताप क्या है, कुछ कम है, तो यह ऊष्मा का क्या करेगा, ऊष्मा का विनिमय करता है, अर्थात ऊष्मा का यहां से दान करेगा किसको, सराउंडिंग को। किसको करेगा, सराउंडिंग को। तंत्र के अलावा जो भी ब्रह्मांड का शेष भाग है वह क्या कहलाता है, सराउंडिंग। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर यह ऊष्मा को क्या करेगा, दान करता है, और यदि इसकी ऊष्मा कम होगी तो इससे यह ऊष्मा लेता है। लेकिन ऊष्मा में जो अंतर है वो अंतर होगा, वो क्या होगा, अनंत सूक्ष्म अंतर, बहुत छोटा सा अंतर होता है, अनंत सूक्ष्म अंतर होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साम्यावस्था में बने रहते हैं। अब हमें मालूम है कि एक दूसरे के साम्यावस्था में बने हैं तो काफी सारे पदों के द्वारा क्या हो रहे हैं, ये संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, समय भी क्या लेंगे, अधिक लेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि कब उत्पाद में परिवर्तित होंगे, लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं और ये उत्पाद में परिवर्तित होते ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये अत्यंत धीमी गति से होंगे। क्या होंगे, अत्यंत धीमी गति से होते हैं। अब हमें मालूम है कि ये लगातार जब होंगे तो इनके द्वारा जो प्राप्त कार्य होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। इसमें पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना, इन्हें पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना पुनः किस में परिवर्तित किया जा सकता है, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और यहां हम बात करें इसकी तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा, तो लिखते चलना इसमें, ये प्राकृतिक होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं। ठीक है, अत्यंत धीमी गति से होते हैं, ये अत्यंत तीव्र गति से होते हैं। ये पारिपार्श्विक से अनंत सूक्ष्म अंतर रखते हैं। इसमें लिखना, ये पारिपार्श्विक से परिमित मात्रा में भिन्न होते हैं। ये अनेक छोटे छोटे पदों में संपन्न होते हैं, और ये क्या होंगे, बड़े पदों में संपन्न होते हैं, बड़े पदों में संपन्न होते हैं। ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं, ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं। ये निश्चित समय के बाद पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखना, पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना, पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना
इन्हें प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। यहां लिखना, इन्हें पारिपार्श्विक में स्थायी परिवर्तन किए बिना प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट, इनसे अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। इनसे अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। इनसे अल्प कार्य प्राप्त होता है या कम मात्रा में कार्य प्राप्त होता है। उदाहरण लिखना चाहें तो आप लिख देना, दूध का दही में जमना। दूध का दही में जमना, गैसों का विलय होना अर्थात गैसों का मिश्रण। सॉरी, ये इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा अनुत्क्रमणी में। अनुत्क्रमणी में क्या आएगा? दूध से दही का जमना, गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण, ठीक है। उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। और ये क्या होगा? उत्क्रमणीय, ये क्या है? अनुत्क्रमणीय। आपको फिर भी कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप उस समस्या से मेरे को अवगत करा सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप दम लगा के जोश के साथ में पढ़ें और इसको पूरा याद करके कल की क्लास में प्रेजेंट हो, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।